14 जून 2025 की ये बात है। शादी को अभी 10 दिन का ही समय हुआ था। दुल्हन अपने पति से कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और उसे अजीब सी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। दूल्हा कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम अभी बाजार चलेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे और उससे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। फिर पहले डॉक्टर को दिखाया जाता है और फिर बाजार से खरीदारी की जाती है। फिर बाद में दूल्हा यहाँ पे बहुत खुश होता है, इसलिए अपनी पत्नी को लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जब दुल्हन रेस्टोरेंट में जाती है तो वह कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। दुल्हन चली जाती है टॉयलेट के अंदर। अब वो टॉयलेट में जाती जरूर है लेकिन वापस नहीं आती है। इधर जो दूल्हा होता है वो परेशान हो जाता है। उसके इंतजार करते करते लगभग 20 से 25 मिनट हो जाते हैं, इसके बाद भी वो नहीं आती है। अब इसके बाद वो सीधा रिसेप्शन पे जाता है, जाकर कहता है कि मेरी पत्नी है वो अचानक से यहाँ पर गायब हो चुकी है। मैंने अभी उसको टॉयलेट भेजा था लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं आई है, आप जाकर एक बार देख लीजिए। 3 मंजिला वो होटल होता है, उसके हर एक कोने को देख लिया जाता है लेकिन दुल्हन का कहीं पे अता पता नहीं चलता। आखिर जब सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है तो पता चलता है कि वो होटल से भाग चुकी थी, फरार हो चुकी थी। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली का। वहां का एक मुगल सराय कोतवाली लगता है। दूल्हा क्या करता है कि वहां पर पहुंचता है पुलिस स्टेशन में, बताता है कि साहब 4 जून को उसकी शादी हुई थी और 14 जून को वो अपनी पत्नी को लेकर जाता है एक होटल के अंदर। कुछ इस तरीके की पूरी कहानी सुनाई जाती है। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और उस दुल्हन को तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार कड़ी मुशक्कत के बाद दुल्हन पुलिस के हाथ लग जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो अकेली नहीं गई थी बल्कि अपने प्रेमी के साथ भागी थी। आखिरकार प्रेमी के परिवार वाले, दूल्हे के परिवार वाले और दुल्हन के परिवार वाले सब के सब वहां पर इकट्ठे होते हैं और जब उस लड़की से, यानी कि उसका नाम खुशबू होता है, उससे बातचीत की जाती है और पूछा जाता है कि तुम अपने पति शमशेर चौहान के साथ रहना चाहती हो या फिर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं बालिग हो चुकी हूँ, अपने अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकती हूँ, इसलिए मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना बल्कि प्रेमी के साथ रहना है। उसने जिद पकड़ लिया और अपनी जिद पे यहाँ पे अड़ जाती है। अब यहाँ पे प्रेमी का परिवार, पति का परिवार और उसके खुद का परिवार भी जो है यहाँ पे समझाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सब वहाँ पे हार जाते हैं और वो अपने प्रेमी के साथ आराम से चली जाती है। अब यहाँ पे इस लड़की की जिद की चारों तरफ चर्चा होने लगती है। ये खबर अखबारों में और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। सब यही कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम इसने अपने पति को मरवाया तो नहीं। लेकिन ऐसी ही एक और खबर होती है। इस सच्ची घटना में एक अनपढ़ महिला ने बड़े बड़े अफसरों के दिमाग को पूरी तरीके से चकरा के रख दिया था। उसने न केवल अपने पति का कत्ल किया था बल्कि उसके 10 टुकड़े भी कर दिए थे। और इस कहानी को देखने के बाद सब कोई दृश्यम की कहानी याद करने लगते हैं, क्योंकि इसकी जो कहानी है कहीं ना कहीं दृश्यम की कहानी से मिलती जुलती है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के जिला नासिक की। जिला नासिक की एक तहसील है जिसका नाम है सुरगाना तालुका। दरअसल इसी का ये गांव लगता है मालगोंडा। यहीं का रहने वाला उत्तम अपनी पत्नी मेथू से बोलता है कि जाकर भाभी से पूछ के आओ कि भैया कई दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, कहीं चले गए हैं क्या। अब से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो इतने दिन तक गायब रहे। मेथू दरअसल अपनी जेठानी के पास जाती है, उसका नाम होता है प्रभावती। प्रभावती के पास जाती है, जाकर कहती है कि तुम्हारे देवर ने मुझे भेजा है, जो तुम्हारा पति है यानी कि मेरे जो जेठ जी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है आखिरकार वो आजकल, उनके बारे में कुछ बात हो तो बता दो, मुझे वो बार बार पूछ रहे हैं, मैं कई बार उनके कहने पर ही यहाँ पर आई हूँ। अब जेठानी ने कहा कि तुम परेशान बेकार की हो रही हो, वो कमाने के लिए गुजरात गए हुए हैं। गुजरात में एक बिलिम मोरा एक जगह लगती है, वो वहां पर गए हुए हैं। जैसे ही ये बात वो देवरानी से कह रही होती है कि इसी बीच में उसका एक दुपट्टा होता है, वो उस दुपट्टे को जोर से फेंक के कुछ ढकने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसने उस दुपट्टे को फेंका और जिस चीज को उसने ढकने की कोशिश की, तब तक उसकी देवरानी उस चीज को देख लेती है। अब देवरानी का दिमाग एकदम से क्लिक करता है। वो सोचती है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा, उसके पीछे की वजह क्या रही होगी। तुरंत ही वो अपने पति उत्तम के पास जाती है और उत्तम के पास जाकर कहती है कि उत्तम, तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी ने मुझे देखकर मुझसे बातचीत करते हुए अपना दुपट्टा तुम्हारे भैया के चप्पल पर फेंका था और उसे ढक कर छुपाने की कोशिश की थी। आखिरकार कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पर गड़बड़ दिख रहा है। तो उसका जो भाई उत्तम होता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है।
मजबूर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका भाई, जिसका नाम होता है यशवंत ठाकरे, उम्र जिसकी लगभग 43 साल के आसपास होती है, उसके पास महज एक जोड़ी ही चप्पल थे। अब उसे लगता है कि भैया के साथ कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। आखिरकार भैया कई दिनों से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदर उनका चप्पल रखा हुआ है। ये बात उसे हजम नहीं होती है। बस इतना था कि उत्तम नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि साहब, एक बहुत जरूरी बात है। मेरा भाई, जिसका नाम यशवंत ठाकरे है, उम्र जिसकी लगभग 43 साल के आसपास है, वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाभी से जब उसने पूछा तो भाभी कोई सही जवाब नहीं दे रही है। लेकिन साहब, भाभी ने अपने दुपट्टे से चप्पल को छुपाने की कोशिश की थी। जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ मुझे लग रहा है, आप एक बार चलकर देख लीजिए। जब पुलिस गांव में पहुंचती है तो सैकड़ों लोगों का जमघट जो है वहां पे लग जाता है, भीड़ उमड़ जाती है। तभी पुलिस से किसी ने आकर कान में थोड़ी सी कानाफूसी कर दी। कहा कि साहब, जो शौचालय के बाहर में जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में आप जाकर एक बार जरूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से कुछ अजीब तरीके की जो बदबू है, दुर्गंध है, वो आती रहती है हमेशा। अब जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस का भी दिमाग यहाँ पर ठनक जाता है। आखिरकार जब पुलिस ने उस गड्ढे को देखा तो एक बड़ा सा गड्ढा होता है, लेकिन उस गड्ढे के अंदर गोबर भरा हुआ था। गांव वालों की मदद से आखिरकार उस गड्ढे को गोबर से खाली करवाया जाता है। पूरा का पूरा गोबर निकलवा लिया जाता है, लेकिन कहीं कुछ अता पता वहां पर नहीं चलता। आखिरकार पुलिस वहां से चली जाती है। अब उसके बाद कई दिनों का समय बीत जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से पुलिस को कॉल किया जाता है। फोन किया जाता है कि साहब, जो दुर्गंध था वो तो कम ही नहीं हो रहा है। हालांकि आपने गड्ढा खाली जरूर करवा दिया था, आपको एक बार फिर से यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जहां से दुर्गंध आ रही है उसी के पास से मक्खी, मच्छर, कुछ कीड़े भिन भिन आ रहे हैं। आपको आना चाहिए और आकर एक बार और देखना चाहिए। पुलिस ने फिर से इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद फिर पुलिस उस गड्ढे के पास पहुंचती है। पहला गड्ढा जो खोदा गया था, उसके पास में दूसरा एक सेप्टिक टैंक होता है। आखिरकार उस सेप्टिक टैंक को हटाया जाता है, उसके ऊपर के ढक्कन को हटाया जाता है और हटाने के बाद उसको फिर चेक किया जाता है, देखा जाता है। तो पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश रखी हुई थी। लाश भी कुछ 10 टुकड़ों में बटी हुई थी। जब पुलिस उस लाश को निकालती है तो उसका पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब सवाल यह था कि यह लाश किसकी है। अब पुलिस ने जो ये महिला होती है, जिसका नाम प्रभावती होता है, अब आखिरकार प्रभावती को हिरासत में लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया है, पूरी कहानी शुरू से सुनाओ। आखिरकार प्रभावती ने काफी कहानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने कोई कहानी बनाने की कोशिश भी करे तो वो कामयाब नहीं हो पाता। हालांकि पुलिस वैसे भी एक बार पहले ही बेवकूफ बन चुकी थी। वो अनपढ़ औरत जो थी, वो एक गड्ढा खोदकर पहले से ही पुलिस को और पूरे गांव को गुमराह कर चुकी थी। पुलिस इस बार गुमराह नहीं होना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, और जब सख्ती से पूछताछ की तब जाकर सच जो है वो सामने निकल के आता है। वो बताती है कि 14 अप्रैल 2025 की ये बात है। रात का समय था। वो शराब पीकर, उसका पति शराब पीकर और नशे की हालत में वो घर पे आता है और नशे की हालत में धुत होता है। आखिरकार उसे खाना दिया जाता है। उस रात दाल और चावल बनाए गए थे, लेकिन उसे दाल चावल पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए वो गाली गलौज करने लगता है। गाली देते देते वो मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट करते करते वो अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है और गला पकड़ने के बाद वो गला को दबाने लगता है। इसी बीच अचानक से उसके पत्नी के हाथ में पता नहीं कहां से एक कुल्हाड़ी आ जाती है। फिर उसने अपना जान बचाने के लिए उस कुल्हाड़ी को अपने पति के ऊपर मार देती है और उसका जो पति होता है वो वहीं पे गिर जाता है। गुस्से में होने के कारण उसने अपने पति के लगभग 3 हिस्से कर दिए और फिर धीरे धीरे 10 हिस्से में उसको बांट देता है। और जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी और पूरी जिंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। तब उस अनपढ़ महिला ने जो सेप्टिक टैंक था शौचालय का, उसके ऊपर का ढक्कन हटाया और उस बॉडी को उसके अंदर में डाल दिया। जो कपड़े थे उसको जला दिया। लेकिन उसे पता था कि किसी न किसी दिन उसके पति के बारे में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए उसने शौचालय के गड्ढे के बराबर में एक और गड्ढा खोदा और उसमें कई दिनों तक मेहनत की और गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार जहां तहां से गोबर का इंतजाम किया और उसके अंदर वो लगातार गोबर डालती रहती थी। अब गोबर के दुर्गंध से आसपास के जो लोग हैं उनको दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी।
अब आसपास के लोग पूछते भी है उससे कि तुम्हारा जो पति है ये कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो गुजरात के बिलमोरा में गए हुए हैं। बिलमोरा जो जगह है वो उसका मायका हुआ करता है और उसका जो पति है वो पहले भी उस बिलमोरा जगह पे मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। अब इस तरह करते करते जो समय है ये लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। फिर एक दिन उसकी देवर की पत्नी ने उसके जेठ की चप्पल को देख लिया और यहीं से इस कहानी का जो है खुलासा हो जाता है। हालांकि पुलिस खुद भी अभी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई है कि जो उसने हत्या की वजह बताई है वाकई में वो वही वजह है या फिर वजह कुछ और है। पुलिस सच तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस घटना ने उस अनपढ़ महिला ने न केवल पूरे गांव के लोगों को बल्कि जितने भी पुलिस ऑफिसर थे वहां पर जो पहुंचे हुए थे सभी के दिमाग को पूरी तरीके से चकरा के रख दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि एक अनपढ़ महिला आखिरकार इतना शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।